हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉ, यानी कानून और संविधान की ज़रूरत क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। संविधान की ज़रूरत को समझाने के लिए हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी दो भाई बहनों की है। कैसे कि इसमें जावेद और रवि दो दोस्त हैं जो एक कैरम बोर्ड का गेम खेलते हैं। इसी बीच उनकी बहन आ जाती है, उसकी छोटी बहन जो 5 साल की है, और वो बीच में गेम को डिस्टर्ब करती है। कहती है मैं भी खेलूँगी, लेकिन उसको गेम के जो रूल्स नहीं पता है, तो अब बिना किसी रूल्स के गेम खेलने लगती है। तो क्या होता है, वो मनमाने तरीके से गेम खेलते हैं, उनको रूल नहीं पता होते हैं। दोनों भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है, और दोनों भाई बहनों में झगड़ा होने के बाद में क्या होता है, उनकी माँ उनको समझाती है, बेटा कोई भी गेम हो, बिना रूल के गेम नहीं खेला जा सकता है। गेम खेलने के लिए रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। रूल्स अगर नहीं होंगे तो लोग अपनी मन मर्जी से खेलेंगे और आपस में झगड़ा होगा। यही चीज़ लागू होती है हमारे देश पर, हमारे समाज पर और हमारी कम्युनिटी पर। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसको रीड कीजिएगा। अगर आप किसी स्टूडेंट्स को, कोई भी स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में चाहे कमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप में मुझसे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको लगता है कि सर इसका वीडियो बना दीजिए, नहीं समझ में आया, तो मैं इस कहानी का अलग से वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए सीधे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑल सोसाइटीज़ आर बाउंड बाय रूल्स। दीज रूल्स हेल्प to bring about order in human lives. When a group of people live together, there are bound to be differences of opinion on various issues. There will also be dispute over access to and control over limited resources like water or land. These disputes have to be resolved peacefully and amicably if the group has to coexist. Thus, rules were invented to resolve conflict in an impartial and पीसफुल मैनर। तो ये समझाया गया है कि जितने भी सोसाइटीज़ हैं वो सभी रूल्स के द्वारा बाउंड होती हैं, सभी नियमों से बंधे हुए होते हैं। हम सभी जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं, हम सभी नियम और कानून से बंधे हैं। इसी वजह से हम लोग शांति से रह रहे हैं। अगर हम लोग नियम और कानून से ना बंधे हो, देश में संविधान ना हो, तो सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग अपने अपने अलग अलग कानूनों से, अपने अलग अलग नियमों से इस देश में रहेंगे। तो क्या होगा, एक दूसरे के नियमों को एक्सप्लॉइट करेंगे और आपस में झगड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे हैं संविधान की ज़रूरत क्यों है। जहाँ पर जिस देश में अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग और क्या कहते हैं कि अलग अलग कल्चर के लोग जो एक साथ मिलकर रहते हैं, तो दोनों सभी के नियमों में डिफरेंस होता है और सभी अपने अपने नियम फॉलो करते हैं। लेकिन देश में रहने के लिए उनको एक रूल फॉलो करना होता है, जो होता है उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई जाता है तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि सभी धर्म और सभी जातियों के लोग, डिफरेंस ओपिनियन के लोग, डिफरेंस थिंकिंग के लोग एक साथ रह सकें, सभी के अंदर क्या हो, शांति हो, सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सकें और अपना अस्तित्व बचा सकें, ठीक है। तो क्या है कि रूल्स जो होते हैं किस लिए होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, आपसी मतभेद और आपसी झगड़ों को समाप्त करने के लिए। अगर ये संविधान ना हो तो क्या होगा, झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हर आदमी अपने अपने नियमों के हिसाब से फैसला करेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान क्या होता है, इसको आज नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्नड। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये नियम और कानूनों का, और नियम कानून और सिद्धांतों का एक ग्रुप है, एक सेट है, जो एक बुक में इंक्लूड होता है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री गवर्न करती है, यानी कि उस देश का शासन चलता है, ठीक है। तो किसी देश की जो शासन व्यवस्था होती है किसके अकॉर्डिंग चलती है, उस देश के संविधान के अनुसार। संविधान में नियम होते हैं, कानून होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। द रूल्स एंड लॉज आर स्पेशली क्रिएटेड टू सूट द नीड्स ऑफ the people of that country. People belonging to different ethnic groups, language groups, religions and cultures make up a nation. Therefore, it is absolutely essential to have rules that will forge unity and at the same time retain the uniqueness of every groups. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जो
वहाँ के किसी कंट्री के लोग जो हैं उनके आवश्यकता के अनुसार, उनकी जो नीड्स होती है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं और वो रूल्स सभी को फॉलो करने होते हैं। तो जो किसी भी कोई भी कंट्री हो जिसमें अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म के, कल्चर के लोग एक साथ जहाँ रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, उन सभी के बीच में एक रूल बनाया जाता है एक साथ रहने के लिए। वो एक रूल को फॉलो करते हैं, वो अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। वो एक जो पूरे देश के लिए एक रूल होता है उस रूल को फॉलो करते हैं, जिससे कि उस देश में यूनिटी और शांति बनी रहे। ठीक है। और यही जो नियम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कम्युनिटी की, सभी कम्युनिटी के बीच में एक विशेषता बनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द judiciary. The composition and the functioning of each of these are also specified. At the same time, the Constitution also specifies a system of checks and balances whereby the state cannot act unjustly. तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को भी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करता है। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स क्या हैं? गवर्नमेंट के तीन जो स्पेशली तीन अलग अलग पार्ट हैं, यानी तीन अंग हैं इसके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर कहते हैं उसको विधायिका को, यानी कि जो संसद होती है जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका, यानी कि कानून को लागू करने वाली। और जुडिशरी जो होती है वो कानून की सुरक्षा करने वाली। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इन तीनों को डिफाइन कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसको डिफाइन करता है। तो ये जो गवर्नमेंट की कंपोजिशन है, इसकी जो फंक्शनिंग है, इसको ये स्पेसिफाइड किया गया है। इसी के अकॉर्डिंग स्टेट की जो गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं, या जो गवर्नमेंट होती है, न्यायपालिका होती है, जुडिशरी, इस बात का पता लगाती है कि स्टेट जो है रूल कर रहा है, यानी शासन कर रहा है, जुडिशरी के नियमों के अकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं, इस बात की जुडिशरी जांच करती है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल एज इट डिनोट्स द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम अ कंट्री हैज़, वेदर इट हैज़ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ governance, a monarchical one or some other system. For example, the Indian Constitution declares the India is a secular democratic republic. Nepal was ruled by a monarchy for several centuries. After massive protest by the people of Nepal, democracy was established there in 1990. तो स्टूडेंट्स, इसमें ये समझाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी कंट्री के रूल्स को, यानी उसके सिस्टम को भी एक्सप्लेन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन से ये पता चलता है कि उस देश का जो सिस्टम है वो किस तरह का है। जैसे सिस्टम एक मोनार्चियल होता है और क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक होता है। अभी आप शायद लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं, एक मोनार्चियल होता है, डेमोक्रेटिक होता है, और एक होता है डिक्टेटरशिप होता है, जिसमें तानाशाही होती है। मोनार्चियल में राजा महाराजा वाला जो शासन होता है, और डेमोक्रेटिक क्या होता है, जो लोकतंत्र होता है, जिसको जो हमारे देश में चल रहा है। डेमोक्रेटिक को हम रिपब्लिक भी कहते हैं, यानी कि गणराज्य। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को इसमें यहाँ पे विशेष मान्यता नहीं दी गई है। सभी धर्म, संविधान की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और इक्वल हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजा का शासन होता है। यहाँ पर लोकतंत्र में प्रजा के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो अपना राजा चुनते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने में से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनते हैं और वही सरकार बनाते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको कहते हैं, इसमें जनता के प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सरकार जनता की होती है। ठीक है, तो नेपाल के बारे में बताया गया। नेपाल कुछ समय तक, अभी पिछले कुछ सेंचुरीज तक तो मोनार्ची था वहाँ पे। वहाँ नरेश हुआ करते थे, एक राजा हुआ करता था। लेकिन 1990 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी समय तक चला। 1990 में इसमें भी डेमोक्रेसी
इस्टेब्लिश हो गई। तो नेपाल में अभी हाल ही में जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई है, जल्दी ही लोकतंत्र बना है, इससे पहले ये भी लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन, आगे पढ़ते हैं, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल कंटिन्यूड टू एक्नॉलेज द पावर ऑफ द मोनार्ची इन अप्रैल 2008। कहने का मतलब ये है कि 2000, पहले पूरा पढ़ देते हैं, ठीक है। इन अप्रैल 2008 इलेक्शंस वर हेल्ड इन नेपाल एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट, came to power in May 2008. The monarchy was the abolished and Nepal was declared as a federal democratic republic. तो कुल मिलाकर 1990 में 1999 में तो ये डेमोक्रेटिक बना है, लेकिन पूरी तरीके से 2008 में ये डेमोक्रेटिक बन पाया। तो तब तक इसमें कौन सा सिस्टम चला रहा? जो पावर थी पूरी गवर्नमेंट की वो मोनार्ची थी, यानी कि राजाओं के, जो वहाँ के राजा होते थे, राजा महाराजा वाला सिस्टम चल रहा था। तो वही सिस्टम जो थी, पूरी पावर थी एक आदमी के हाथ में हुआ करती थी। तो पहला जो चुनाव हुआ था वो मई 2008 में हुआ था। तो अबॉलिश कर दिया गया, मोनार्ची को अबॉलिश किया गया, यानी कि जो राज शासन होता है, यानी कि राजा महाराजा वाला जो शासन होता है, उसको ख़त्म किया गया। तब जाकर नेपाल एक फेडरल यानी कि संघात्मक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ता हूँ। द ओवरथ्रो ऑफ द मोनार्ची नेसेसिटेटेड राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द नेपाल, which now include in it the aspirations and hopes of the common people of Nepal and reflected its new identity as a democracy। तो जब नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना तो ज़रूरत महसूस हुई कि उस देश का भी एक संविधान लिखा जाए। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की ज़रूरत महसूस की गई, जिससे कि नेपाल में एक नया संविधान बने। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया? तो उसमें एस्पिरेशंस एंड होप्स, मतलब वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं, वहाँ के आम नागरिकों की इसमें काफ़ी आशाएं थीं, बहुत सारी उम्मीदें थीं, जो उनकी एक, जिससे कि डेमोक्रेसी की नई पहचान बनी। नेपाल के लोगों की उम्मीदें, उनकी आशाएं और उनका आंदोलन, जो उनके सपने थे, इस डेमोक्रेसी में उनके लिए एक नई पहचान बनी। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, ये पूरा आपने समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या है, फेडरल यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था और फिर बाद में कैसा हुआ, बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसमें लोगों के लिए जो संविधान लिखा गया उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया कि लोगों की उम्मीदें, उनकी आशाएं और उनकी जो भी इच्छाएं थीं, किस तरह का वो संविधान चाहते थे, वैसा संविधान उनके लिए निर्मित किया गया। ठीक है, यहाँ तक आपने क्लियर देख लिया। नो योर फैक्ट्स आप रीड कीजिएगा। इसमें एक स्टेट वर्ड का एक मीनिंग दिया गया है। सोशल साइंस में जो स्टेट वर्ड है, वैसे तो इसका डिफरेंट मीनिंग दिया गया। इसमें स्टेट कैन मीन कंट्री, नेशन, गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है, नेशन होता है या गवर्नमेंट होता है। तो स्टेट के जो उसमें मीनिंग दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टेट का मतलब स्टेट भी होता है, यानी कि राज्य या प्रदेश भी होता है। यहाँ पे स्टेट का मतलब सरकार भी होता है। ठीक है, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट भी होता है। तो ये इसमें समझाया गया, इसको आप रीड कर लीजिएगा। जो भी फैक्ट होते हैं बच्चों, खुद ही रीड कर लिया करो। इसके बाद है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो बच्चों, कितने बच्चे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है उन्होंने इसकी रचना की है। और इसको कब भारत में इस्टेब्लिश किया गया? 26 जनवरी 1950 को ये इस्टेब्लिश किया गया, यहाँ पे भारत में लागू हुआ। और उसी संविधान से आज हमारा देश चल रहा है, हमारे देश की शासन व्यवस्था चल रही है। जिसको हमारा देश का जो संविधान है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक है और सेक्युलर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के हैं। तो किसी भी धर्म के लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करें, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, अपने अपने धर्मों का स्वतंत्र रूप से पालन करें। सभी को बराबर आज़ादी दी गई, सभी को स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और सभी को बराबर अधिकार दिए गए। कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं और फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। आइए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 395 आर्टिकल्स एंड 11 शेड्यूल्स। It is probably
द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जो लंबा संविधान है कौन सा है? भारत का, हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल, और 11 इसमें शेड्यूल्स हैं, यानी कि 11 जिसमें लिस्टेड यानी सूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ जिसको बोलते हैं। 11 इसमें शेड्यूल्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद करने वाली चीज़ें, इनको याद कर लीजिए, ये आपके होल लाइफ काम में आएंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर, बोथ सेंट्रल एंड state powers of the executive and the power of judiciary. It lays down the fundamental rights and duties of citizens and the directive principle of state policy. It also contains special provisions for safeguarding the interest of the scheduled caste and scheduled tribes. तो स्टूडेंट, ये जो पैराग्राफ है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये इसी पैराग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो गवर्नमेंट की पावर है, ये 3 पार्ट्स में जो डिवाइड है उसको ये डिफाइन करता है कि जैसे कि जो इंडियन लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है और दूसरा जुडिशरी, 3 चीज़ें हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर जो हमारे देश के लिए संविधान यानी जो हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं, जैसी ज़रूरतें होती हैं उसी हिसाब के कानून बनाते हैं। कौन बनाता है? संसद में कानून बनते हैं, सभी को पता है। पार्लियामेंट कानून बनती है, पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर है। और एग्जीक्यूटिव क्या है? जो देश में कानून को मतलब कानून का पालन करती है, जैसे कि पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन है, ये सभी किस में आ जाते हैं? एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, जिसको कार्यपालक कहते हैं यानी कार्यपालिका, ये होती व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। और तीसरा जो है जुडिशरी, न्यायपालिका, कानून का उल्लंघन करने वालों को सज़ा देना। तो इन सभी की क्या क्या पावर है, किसको कितनी पावर दी गई है, वो किस में डिफाइन है? किस में डिफाइन की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ें हैं? कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी लोगों के लिए समान हैं, और सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स मतलब है कुछ मूल कर्तव्य हैं हमारे नागरिकों के देश के प्रति, क्या कर्तव्य हैं वो भी संविधान में दिए गए। लेकिन अक्सर लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को तो याद रखते हैं लेकिन ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आगे आप और ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, जो राज्य को दिए गए, इसमें निर्देश दिए गए हैं स्टेट को, ठीक है, गवर्नमेंट को इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं देश को कल्याणकारी बनाने के लिए, अच्छी पॉलिसी लागू करने के लिए क्या क्या उसमें प्रिंसिपल्स हैं वो भी इसमें डिफाइन किए गए हैं। तो इसमें सबसे जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो है सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें क्या एक सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है, एक सेफ गार्डिंग दी गई है, जिसका मतलब होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ में होने वाले शोषण और उनके साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ इसमें सख्त कानून भी हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि पहले समय में, आज़ादी से पहले देश में बहुत ज़्यादा छुआछूत थी, और आज भी कई जगहों पर है, छुआछूत है, भेदभाव है, जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच का भाव है लोगों के अंदर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से समाज में काफ़ी असमानता थी। इस असमानता को समाप्त करने के लिए संविधान ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी इन दो जाति और अनुसूचित जनजाति में आने वाली जो भी जातियाँ आती हैं, इन सभी जातियों को विशेष अधिकार और विशेष सुरक्षा प्रदान की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो इतना ही, यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द नीड फॉर लॉ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके, इसमें वीडियो में ही कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपने वीडियो देख लिया हो, अच्छे से समझ लिया हो, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या फिर आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एक बार इसको रिवीजन कर लें। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।